जी, तो पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स का। अब ये देखना होगा कि कौन सा प्लेयर खुश है अपनी कैटेगरी से और कौन सा प्लेयर नाखुश है। और ये भी देखेंगे कि वाइट बॉल और रेड बॉल के डिफरेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या वाइबल ऑप्शन है या नहीं। जी उमैर साहब, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है जी रेड बॉल टेस्ट मैचेस का। क्या तासुरात हैं यार, ये कैटेगरीज का कोई मसले शसले आपको नज़र आ रहे हैं? मेरे थोड़े मतलब रिजर्वेशन है जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या तासुरात हैं? हाँ जिल्ला जी, ये एक तो सबसे पहले बड़ा अच्छा हो गया कि पाकिस्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह अनाउंस किया है कि रेड बॉल का और वाइट बॉल का। अगर हम अभी रेड बॉल की बात करें तो इस पे कैटेगरीज पे कुछ बातें हैं हमारी डिस्कस करने वाली, जिसमें ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन इस पे नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्शन एक मेरा है वो इस पे अजहर अली की जो प्रेजेंस है कि जो कैटेगरी ए में, एक ये मेरा ऑब्जेक्शन है। और उसके साथ साथ अगर हम स्क्वाड को देखें, बाकी बाकी ऐसे हाँ, बाकी कैटेगरी सी में अगर हम देखें नुमान की जो प्रेजेंस आई हुई है, इस चीज़ पे थोड़ा मुझे है। और एक और चीज़ है अगर मैं ऐड ऑन करूँ जो कि मेन है मेरे लिए, कि यासिर शाह को इन लोगों ने यार कैटेगरी डी में डाल दिया। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि जो उनसे मेरे पॉइंट बताएं उनमें आप क्या बात, उस पर आपके क्या तासुरात हैं, और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं, आप क्या समझते हैं रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बिल्कुल, तो अज़हर का, क्योंकि अगर रेड बॉल का परफॉर्मेंस देखें तो अज़हर की रेड बॉल की परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में बुरी नहीं है। और अज़हर बीइंग सीनियर प्लेयर और सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो मुझे एतराज़ नहीं है अज़हर को कैटेगरी ए में डालने का, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। जो मुझे प्रॉब्लम जिससे आपने कहा है वो मुझे नौमान की भी कैटेगरी सी में होने की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यासिर की, सरफराज की और शान मसूद की कैटेगरी डी में होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बकौल मोहम्मद वसीम साहब ने ये कहा है कि हमने कैटेगरी डी इसलिए ऐड किया है कि इसमें वो प्लेयर्स डाले हैं जो फिटनेस या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से लास्ट 12 मंथ्स में ज़्यादा खेल नहीं सके। अब मैं उसको बोलूँगा कि भाई यासिर शाह अगर फिट नहीं था तो डोमेस्टिक में किस तरह फिर खेल रहा था, कप्तानी कर रहा था, कैचेस पकड़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आर्ग्यूबली उसको खिलाया जा सकता था। और मतलब जस्टिफाइड किसी सेंस में नहीं बनता कि एक बंदा जिस तो फास्टेस्ट 200 विकेट्स पाकिस्तान के लिए ले चुका है उसको आप कैटेगरी डी में फेंक रहे हो, इररेस्पेक्टिव वो खेले या ना खेले। ठीक है, अगर उसने टीम में डाल रहे हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल रहे हो उसको, तो यार मेरे नज़र में तो एटलीस्ट कैटेगरी बी बनती है यासिर शाह की, इफ़ नॉट ए। सही है, जिस हाँ लेवल का जी वो बिल्कुल परफॉर्मर है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि यासिर शाह की जो जो कैटेगरी है उससे मैं भी बिल्कुल एग्री नहीं करता। कि वही बात है कि 200 विकेटें इसने बड़ी जल्दी ली हैं और ये एक पाकिस्तान का आइकन है। मतलब टेस्ट बॉलिंग में हमारी जो स्पिन है उस पर हम यासिर शाह पे बड़ा रिलाई करते हैं। और आपने डोमेस्टिक वाली बात भी बिल्कुल ठीक की है कि इसको कैटेगरी बी में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है। मतलब मैं इन दोनों के लिए ओपन हूँ। उसके साथ साथ आपने जो शान मसूद की बात की उससे मैं थोड़ा आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि शान मसूद का उस तरह इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट मैच में। मतलब वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है, तो एक तरह से ये पॉजिटिव ये है कि इसको इन लोगों ने कैटेगरी डी में कंसिडर किया। तो यहाँ से अगर हो सकता है श्रीलंका वाला जो हमारा अभी आगे जो टेस्ट सीरीज आ रही है, अगर इसको चांस मिलता है तो अगर ये परफॉर्म करता है तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड है। और मेरे ख्याल में शान मसूद ठीक है यहाँ पे, मतलब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी सरफराज भी ठीक है। मतलब सरफराज के, क्योंकि देखें ना, आपका विकेट कीपर एक आगे कैटेगरी ए में जो कि मोहम्मद रिजवान है, और सरफराज मतलब लास्ट 2019 के बाद इसने कोई इतनी मैचेस भी नहीं खेले। तो मतलब ये यार अब इसमें मेरा जो काउंटर आर्गूमेंट है कि नसीम कितने मैचेस खेला है या अब्दुल्ला शफीक कितने मैचेस खेला है। ठीक है, अब आप अगर मुझे बोलो कि शान मसूद अब अब्दुल्ला शफीक से कम परफॉर्मर है इन द सेंस, तो अब्दुल्ला शफीक के तो सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सैम्पल साइज ही कोई नहीं। सही, अब शान मसूद पहले भी खेल रहा है और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मुझे तो नहीं सेंस समझ आती कि अब्दुल्ला शफीक किस तरह डायरेक्टली कैटेगरी सी में चला जाता है और शान मसूद कैटेगरी डी में चला जाता है। सरफराज पाकिस्तान का कप्तान रहा है, अगर वो नहीं खेला तो वो इस जैसे नहीं खेला क्योंकि रिजवान ने जगह बनाने की उसको मौका ही नहीं मिला उसको, सरफराज को। लेकिन डजेंट मीन कि सरफराज टेस्ट मैच में कोई बुरी ऑप्शन है एज अ बैट्समैन की। आप कैसे एक बंदे को डाल सकते हो कैटेगरी डी में जो आपका 2 साल 2.5 साल पहले एक कप्तान था और आप उसको डायरेक्टली फेंक दिया आपने कैटेगरी डी में?
कि जी ये खेला नहीं है लास्ट 12 मंथ्स में तो इसलिए हम उसको डाल देते हैं। परफॉर्मेंस बेस देखो, उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखो, वो सारी चीज़ें केटर करो। कैसे नसीम अब्दुल्ला, कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि ये दोनों लड़के जो नए आए हैं वो शान मसूद, सरफराज और यासिर से ऊपर कैटेगरी में बैठे हैं टेस्ट में? मुझे तो नहीं इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। सी में डाल देते इनको, डी में उनको डाल देते। डी की कैटेगरी मतलब बनाने की ज़रूरत क्या थी? एक इनमें से आबिद अली था जिसकी हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, उसकी समझ आती है कि चलो आप उसको सपोर्ट करना चाहते थे, आपने कहा नहीं यार वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको सेपरेटली आप ऐड कर लेते, एक सेपरेट कैटेगरी बना देते हेल्थ की, और उसमें आप आबिद को मतलब इनकॉर्पोरेट कर देते। आबिद के चक्करों में आपने बाकी सारे रगड़ दिए। तो मुझे तो अच्छा, ये जो आपने बात की है ना यासिर शाह वाली, इस पे वो तनवीर अहमद है एक्स क्रिकेटर, उन्होंने भी एक स्पेसिफिक इन्होंने ट्वीट किए कि यार मैं हैरान हूँ अभी तक के सरफराज ने अभी तक इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। ये मैं तनवीर अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह देखें वसीम ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कैटेगरीज वाइज मतलब रखें, और मतलब होता भी यही है कि जो कैटेगरीज में प्लेयर्स होते हैं उनको हम लोग मतलब उनकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं लास्ट 12 मंथ्स की, और उनकी एक तो परफॉर्मेंस देखते हैं, साथ साथ उनकी हम फिटनेस देखते हैं। तो फिटनेस पे तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो सरफराज का मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, फिटनेस पे होगा, ठीक होगा, लेकिन परफॉर्मेंस अगर हम लास्ट 12 मंथ्स की देखें तो मोहम्मद रिजवान की मतलब काफ़ी बेहतर है इससे क्या कहते हैं सरफराज से। बिल्कुल बेहतर है, लेकिन सरफराज को चांस का मिला है, सरफराज को टेस्ट मैच में चांस का मिला जगह ही नहीं बनी ना, जगह नहीं बनी ना उसकी। तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना यार कि आप उसको कैटेगरी डी में डाल दो, चांस नहीं मिला तो आप परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे? आप डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस जज करोगे ना। अगर सरफराज की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हो? और अगर डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसकी कैटेगरी डी कैसे बनती है? ठीक है, मतलब आप यार यंग लड़कों को, इमाम कितने टेस्ट मैच खेला है अभी, आप नसीम कितने टेस्ट मैच खेला है, अब्दुल्ला शफी कितने टेस्ट मैच खेला है, इवन नौमान वैसे सीनियर डोमेस्टिक लेवल पर सीनियर है लेकिन कितने टेस्ट मैच खेले हैं कि आप इनको सरफराज से ऊपर रख रहे हो, आप इनको शान मसूद से ऊपर रख रहे हो, आप इनको यासिर से ऊपर रख रहे हो। मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड ये मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हसन और फवाद आलम ठीक कैटेगरी में मुझे लगता है कि वो ठीक हैं, और कैटेगरी ए जनरली मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी ए में मुझे सारे जस्टिफाइड ही लगते हैं। अब इसमें एक जो बोलो, इसमें जो हसन अली है इसकी कैटेगरी डाउन हुई है, मतलब ये पहले कैटेगरी ए में था लास्ट ईयर वाली जो आया था इनका कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी कैटेगरी यहाँ पे डाउन हुई है। और अजहर अली की इम्प्रूव हुई है, ये कैटेगरी बी में था पहले आई थिंक, और अब ये कैटेगरी ए में आ गई। तो चले अब आगे उसको डिस्कस करते हैं, वाइट बॉल वाला जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, वाइट बॉल वाले को भी फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। इस पे आप मुझे बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कैटेगरीज पे, मतलब आप सेटिस्फाई हैं या कुछ पॉइंट है? यार इसमें सबसे पहले कैटेगरी ए की अगर बात करें, बाबर, शादाब, रिजवान अफरीदी से तो कोई अक्लमंद आदमी इख्तलाफ नहीं करेगा, ज़ाहिर है टॉप परफॉर्मर। अब फ़खर ज़मान इवन दो ODI टीम ऑफ द ईयर में थे लास्ट ईयर, मुझे इनकी इंक्लूजन से भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे इमाम की एक्सक्लूजन से इख्तलाफ है कि इमाम कैसे कैटेगरी ए में नहीं है, जिस बंदे की 50 से ऊपर की एवरेज है, वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त नंबर 2 ODI का प्लेयर है, और आपने उसको कैटेगरी बी में डाल दिया है। फ़खर ज़मान जो टॉप 10 में नहीं है इस टाइम के ऊपर, वो कैटेगरी ए में है। मतलब कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो यार? कि बिल्कुल ये आपने सही पॉइंट पकड़ा है। मेरा भी ये एक पॉइंट था इसमें कि भाई फ़खर की आप अगर 2022 में देखें एवरेज, तो मतलब इसका बहुत कम एवरेज है स्कोर्स की कंपैरेटिव टू ईयर 21। जैसे 2022 में इसकी 27 की एवरेज है, तो इसकी यहाँ पे वाकई कोई मेक सेंस नहीं करता कि इसको अगर कैटेगरी ए में रखना। हाँ, इसको चाहिए था कि यहाँ पे कैटेगरी बी में रख दें फ़खर को, और इमाम को कैटेगरी ए में ले आते। हाँ, ये अगर फ़खर को भी रखना था तो आप इमाम को फ़खर से के बाद प्रायोरिटी तो मैं नहीं रख सकते यार। इमाम की तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस हैं, ODI क्रिकेट में तो बाबर के बाद इमाम ही है, तो फिर आप मुझे तो बिल्कुल सेंस इसकी समझ नहीं आई। हारिस रऊफ ठीक लगता है कैटेगरी बी में, और लास्ट मेरी जो पिछला, अगर पीछे वापस जाएं ये आपके रेड बॉल वाले में,
इसमें अब हारिस रऊफ बहुत टाइम से स्क्वाड में टेस्ट मैच में शामिल है, लेकिन वो कहीं पे भी इधर कैटेगरी में शामिल नहीं आ रहा रेड बॉल की। ठीक है, मैच नहीं खेल रहा, मैच तो नसीम भी नहीं खेल रहा, लेकिन अगर आपने नसीम को रखा है, हारिस अभी भी टेस्ट स्क्वाड में है जो श्रीलंका के है, लेकिन हारिस का यहाँ पे नाम नहीं है, जस्ट टू पॉइंट इट आउट। बैक टू वाइड बॉल, अब आप बताएं आपके क्या तासुरात है? कैटेगरी बी तक तो हमने कवर कर लिया इसमें। जी बिल्कुल। अच्छा, कैटेगरी ए में जिस तरह मतलब शादाब की गेम मुझे पसंद है, मतलब उस पर कोई इस तरह डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह अगर हम जैसे वसीम भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है मतलब कैटेगरीज को वो कैटेगराइज करने के लिए कि मतलब कि फिटनेस को भी हमने प्रायोरिटी दी है, तो शादाब तो पीछे अवेलेबल नहीं था 3-4 मंथ्स, तो इसको कैटेगरी बी में भी ये यूटिलाइज हो सकता मेरे जहाँ तक ख्याल है। मतलब कैटेगरी ए में अगर आपका बाबर होता, रिजवान होता, अफरीदी, तब भी मतलब ठीक था मेरे ख्याल में। शादाब मतलब कैटेगरी बी में भी यूटिलाइज हो सकता है। तो एक ये पॉइंट है। बाकी उसके अलावा जो है, बाकी आई थिंक जैसा देखें कैटेगरी डी में हैदर आ गया, परफॉर्म कर रहा है, दहानी है, सही है ये। अच्छा, ये हैदर अली और दहानी अभी आए हैं इसमें ना कैटेगरी में, मतलब ये पहले नहीं थे, ये लास्ट ईयर की कैटेगरी में नहीं थे। और वसीम जिस तरह आ गए उसमें, बाकी मुझे नहीं है कोई ऐसे अच्छा, दहानी लास्ट ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन आई थिंक हैदर नहीं था। वो क्योंकि कंबाइंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो सेपरेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था नहीं जिस तरह अब है। लेकिन अच्छा, शादाब की आपने बात की, तो मैं शादाब वाली बात से डिसएग्री इस वजह से करता हूँ, इवन दो अब वो वसीम भाई का है ना, जहाँ उन्होंने कोई चीज़ मतलब फिक्स करनी हो वहाँ फिटनेस वाली बात आ जाती है, जहाँ अनफिट करनी हो वहाँ कहते हैं कि जी ये प्लेयर। अब शादाब मैच विनर है, शादाब कैप्टनसी मटेरियल है, शादाब की फील्डिंग जैसा पाकिस्तान में कोई फील्डर नहीं है उस जैसा, ठीक है। तो आप उस पर ठीक है, वो मैच में उसकी एक सीरीज मिस हुई है, लेकिन आप उसको इस तरह नहीं कह सकते। अभी स्टार प्लेयर है, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है। तो कैटेगरी ए में आपके मैच विनर्स होते हैं, और ये जितने भी सारे प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग फ़खर को भी, ये मैच विनर्स हैं, सही है। इसमें आपको प्योरली जिन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाए वो होने चाहिए, और उसमें इमाम बस होना चाहिए, मेरा ये कंटेंशन है। कैटेगरी सी में हसन की डिमोशन हुई है। आप नहीं, मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहूँगा, मतलब आप कह रहे हैं कि फ़खर को भी होना चाहिए कैटेगरी ए में? मैं कह रहा हूँ फ़खर को भी रखें, मुझे इख्तलाफ नहीं है फ़खर रखने से, लेकिन मुझे ये इख्तलाफ है कि इमाम को एक्सक्लूड करके आप फ़खर को नहीं रख सकते। अगर इमाम बी में है तो फ़खर भी बी में होना चाहिए। मतलब कि आप कहते हैं कि अगर सही है, मैं समझ लूँ, लेकिन मेरे ख्याल में फ़खर की कैटेगरी ए में जगह नहीं। खैर ये बात हम ऑडियंस पे भी छोड़ देते हैं, हमें कमेंट में बताएं कि क्या करना चाहिए इसका। मतलब ऑडियंस भी देख रही होगी कि इख्तलाफ हमारे अंदर भी है, इतना इख्तलाफ जायज़ है, लेकिन इस चीज़ पे कंसेंसस है कि इमाम कैटेगरी बी में नहीं है बनता, कैटेगरी ए मटेरियल है वो। बिल्कुल ऐसे ही है। हसन की डिमोशन यहाँ पे भी हुई है, और वो ठीक हुई है, क्योंकि हम बहुत पहले एपिसोड से हम कह रहे हैं कि हसन अप डाउन चल रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। तो डिमोशन ठीक है उसके लिए भी एक वार्निंग साइन है। यहाँ पर मुझे अब वही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि इमाद वसीम कहाँ है, ठीक है। मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, ना वो टीम में उसको डाला है, नवाज जब से आए हैं वो उसको सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी निकाल दिया, तो वो एक मुझे मिसिंग एलिमेंट लग रहा है कि उसको क्यों नहीं इन्होंने डाला। फिर इसमें फिर मेरी जो इसमें कैटेगरी डी में है बात कि अब दहानी कितने मैचेस खेला है आपने, ठीक है, दहानी को लास्ट ईयर रखा था, पीएसएल परफॉर्मेंस के ऊपर रखा था, वाई नॉट नसीम शाह, ठीक है। जब आप टेस्ट में उसको डाल रहे हो तो वो पीएसएल में तो उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट में, तो आप उसको अपना वाइट बॉल में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, और दहानी को किस वजह से प्रेफरेंस दे रहे हो नसीम के ऊपर? सही है, मेरे ख्याल में ये वजह हो सकती है, जिस तरह वो जैसे ये लोग सेपरेट करें ना वाइट और रेड बॉल की टीम, तो नसीम शाह को रेड बॉल के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, क्या ख्याल है आपका? लेकिन रीज़न नहीं समझ आई ना कि वो लड़का पीएसएल में दहानी से बेहतर परफॉर्मेंस दी लास्ट पीएसएल में उसने, ठीक है। आप उसको वाइट बॉल फॉर्मेट में कंसिडर नहीं कर रहे, जब आप कंसिडर करोगे तो पता लगेगा ना कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए बेहतर है। और मुझे यहाँ पे मैं आपके पास एक और क्वेश्चन फेंकना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने टेस्ट और वाइट बॉल के सेपरेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए, तो क्या आपको वाइट बॉल के भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंटली बनाने चाहिए ओडीआई के और T20s के? क्योंकि अ प्लेयर लाइक आसिफ अली
वो आपको वनडे 50 ओवर्स का मैच खेलता दिखाई देता है या T20 का मैच खेलता दिखाई देता है? वो तो बिल्कुल, उसको तो मैं T20 में ज़्यादा उसकी प्रेफरेंस है। और ये आपने बिल्कुल सही बात, सही पॉइंट उठाया कि मतलब T20 का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड होना चाहिए ODI से। तो लेट्स होप कि फ्यूचर में होता है या नहीं। दूसरा, मैं अभी देख रहा था कि नसीम शाह को जो इन लोगों ने रेड बॉल वाले स्क्वाड में रखा है और वाइट में नहीं रखा, उसकी ये भी है कि इसका जो इसने अभी तक ODI खेला नहीं, और टेस्ट में इसका एक्सेप्शनल रिकॉर्ड मेरा 11 मैचेस में इसकी 27 विकेट्स हैं, 26 विकेट्स हैं। तो हो सकता है इन लोगों ने शायद कहा हो कि यार ये टेस्ट में ही इसको हम लोग स्ट्रेंथन करें। तो फिर PSL और डोमेस्टिक वनडे बंद कर दें। तो फिर दानी उसमें तो प्लेयर को देखे ना, मैं वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये कि इन लोगों ने मतलब जो गोल इनका यही है ना कि टीम्स को सेपरेट रखना है हमने। मतलब यार सेपरेट तो सेपरेट रखें बेशक, क्या नसीम शाह को दुनिया T20 में बुला रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है कि नहीं दे रही? इंग्लैंड में जाके वो बंदा खेल रहा है, दहानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं दुनिया में इस टाइम के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा दहानी बुरा बॉलर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप प्रेफरेंस किस तरह कर रहे हो जब दुनिया एक बॉलर को बुला रही है कि भाई वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो बंदा पहले जाके T20 में खेला है, अब ये इंग्लैंड में जाके खेल रहा है, उसको आप वाइट बॉल के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे सबसे जो मेन बात मैं करना चाहता हूँ, शान मसूद को क्यों नहीं कंसिडर किया वाइट बॉल में? सही है, अब वो उस बंदे की ऑल टाइम एवरेज, आपको पता है टॉप 5 जो ऑल टाइम क्रिकेटर्स गुजरे जिनकी लिमिटेड ओवर्स में जो एवरेज है उसकी टॉप 5 में आती है। सही है, शान मसूद की क्यों नहीं उसको रखा? दुनिया उसको बुला रही है, इंग्लैंड में वो खेल रहा है, कप्तानी कर रहा है T20 टीम की, और मुल्तान सुल्तान का वो टाइगर वो उसका कैप्टन रह चुका है एक सीजन में, उसको आपने कंसिडर नहीं किया। तो अजीब सी मुझे बात लग रही है कि आपने प्लेयर्स तो बढ़ाए हैं, लेकिन प्लेयर्स क्या बढ़ाए हैं? अब जाहिद को आप कंसिस्टेंटली चांस दे नहीं रहे, ठीक है, उसको आपने फिर भी स्कीम ऑफ थिंग्स में रखा है। आपको पता है कि शादाब भी है टीम में, लेग स्पिनर 2 नहीं खेलेंगे, उस्मान कादिर भी रखा हुआ आपने, और जाहिद को भी डाल दिया आपने। मतलब कोई मुझे उसकी समझ नहीं आई। बहरहाल क्या कह सकते हैं, काफ़ी मेरी तो इश्यूज़ हैं पर्सनली, मुझे तो काफ़ी गुस्सा चढ़ा था देख के। नहीं, ये तो मुझे आपसे बात करके भी अंदाज़ा हो रहा है आपको काफ़ी इश्यूज़ हैं। आई होप कि ये वीडियो पहुंच जाए वसीम भाई तक। और इसमें आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि जाहिद को भी रखा हुआ है और 2 लेग स्पिनर्स इन्होंने कैटेगरी, यहाँ पे इमाद वसीम भी आ सकता था और शान मसूद को भी ये लोग कंसिडर कर सकते थे वाइट बॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट पर, लेकिन चले ये तो उन पे छोड़ते हैं। तो बिल्कुल, अभी एक और भी इन्होंने कैटेगरी बनाई है, वो है इमर्जिंग। हाँ, तो अच्छा, इमर्जिंग में एक आपको सबसे मजे की चीज जो मैं आज पढ़ रहा था, तो इसमें मुझे नजर आया कि जो मोहम्मद हुरैरा है ये शोहेब मलिक का भतीजा है। हाँ, सॉरी, हाँ, और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसकी गेम भी मैंने देखी है, मतलब बड़ी अच्छी। इसने अभी डबल सेंचुरी भी मारी थी मतलब डोमेस्टिक में, तो ये बड़ा एक सही प्लेयर है। ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी खेल के आया है, हसीबुल्ला भी अंडर 19 खेल के आया है वर्ल्ड कप। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी डोमेस्टिक में भी रही है, इसने 100 पे 100 मारी हैं आके। तो ये अच्छा, अब इमर्जिंग में भी मज़ेदार बात है कि हसीबुल्ला तो चलो यंगस्टर है, हुरैरा भी यंगस्टर है, कासिम अकरम काफ़ी अरसे से इन लाइन है, ऑलराउंड ऑफ स्पिन भी कराता है, कराची किंग्स से भी खेलता है। सलमान अली आगा भी अब टेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में है, पता नहीं इसको इमर्जिंग में कहना चाहिए। अब ये बेचारा घिस गया है कामरान गुलाम परफॉर्मेंस कर करके, ठीक है, परफॉर्मेंस ये अगर मैं गलत नहीं, ये उस पे खेलता रहा ना लाहौर कलंदर की तरफ से, हाँ, की तरफ से डोमेस्टिक में, हाँ, और इसकी बहुत अच्छी गेम है, मतलब इसकी बड़ी अच्छी वो होती है मतलब बैटिंग। बाकी सही कह रहे कि कामरान गुलाम बेचारा पिस गया, इसको आई होप चांस मिले। और अच्छा, इसके साथ साथ ये इसने डोमेस्टिक में भी ना रिकॉर्ड ब्रेक किया था एक सीजन में मैक्सिमम रन्स बनाने का, फर्स्ट क्लास में कामरान गुलाम ने। ये पिछले सीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ही इसको स्क्वाड में ऐड किया था, लेकिन ऑब्वियसली जब से मतलब अजहर अली और वो खेल रहे हैं, फवाद आलम, तो इसकी जगह नहीं बन पा रही। मोहम्मद हारिस मेरी नज़र में ठीक सिलेक्शन है इमर्जिंग के। एक अगर आप कामरान गुलाम के साथ एक और बंदा देखें, वो जो फवाद आलम कैटेगरी में जिनको मैं डालूंगा, जो बेचारे घिसते जाएंगे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के और उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो उस्मान सलाहुद्दीन है।
उस्मान सलाहुद्दीन का अच्छा मतलब फवाद आलम लेवल की परफॉर्मेंस है उस बंदे की ऑलमोस्ट, मतलब एवरेज तो फवाद आलम से कम है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक रन स्कोरर्स इन पाकिस्तान डोमेस्टिक हिस्ट्री वो उस्मान सलाहुद्दीन है। अच्छा नाइस यार, और अच्छा अच्छा, उसको भी इस नहीं चीज में कंसिडर एक और किया। क्लियर करें, ये जो एमर्जिंग एमर्जिंग कैटेगरी है हमारी, यहाँ से प्लेयर मतलब ओडीआई के लिए भी कंसीडर होंगे, टेस्ट के लिए भी होंगे कंसीडर? यार अब वही बात है कि ये तो मोहम्मद वसीम के मूड पे डिपेंड करता है कि क्या किसको कहाँ डालना है। अब कामरान गुलाम तो ऑब्वियसली टेस्ट में वो स्क्वाड में टेस्ट आता है तो वो टेस्ट में ज़्यादा मेरे ख्याल कंसिडर हाँ, होगा, लेकिन सलमान अली आगा भी टेस्ट में कंसिडर होगा, टेस्ट में हो सकता है। बाकी लड़के T20s और हसीबुल्लाह वनडे अगर, में। जैसे हसीबुल्लाह, हुरैरा, मोहम्मद हुरैरा और कासिम अकरम और हारिस, ये ओडीआई के मेरे ख्याल में। नहीं, लेकिन अच्छा हुरैरा को कासिम भी अकरम वैसे टेस्ट में डाल सकते हैं। हुरैरा थोड़ा स्लो खेलता है, वो थोड़ा टेस्ट वाली गेम उसकी ज़्यादा लगती है मुझे अभी, बट स्टिल देखते हैं। सही। अच्छा कासिम अकरम अंडर 19 का भी इसने इसने टीम को लीड किया था 2019। हाँ नहीं, ये अभी पिछले वर्ल्ड कप, इसको पिछले वर्ल्ड कप में भी यही कैप्टन था आई गेस, अंडर 19 में। अच्छा ठीक है, तो खैर लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर देखा जाए कि ये जो रमीज राजा इतनी एफर्ट कर रहे हैं, मतलब रेड बॉल और वाइट बॉल, वो देख रहे हैं कि इंडिया भी अपनी टीम्स बना रहा है मल्टीपल, इंग्लैंड भी बना रहा है, तो जिस तरह वो क्रिकेट देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी बिजी शेड्यूल है, टेस्ट भी चलेंगे, ओडीआईज भी चलेंगे, एशिया कप भी आ रहा है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और आई होप कि इसके कोई अच्छा आउटकम निकले। अच्छा आउटकम तो निकले, लेकिन आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इंटेंशन से रमीज राजा की कोई इख्तलाफ नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी चीज़ सबको नज़र आ रही है कि आगे एक ही टाइम पे आपके दो पैरेलल टीमें को खिलाना पड़ेगा। जिस रफ्तार से क्रिकेट मूव कर रही है, टेस्ट की टीम अलग, ओडीआईज की और T20 की भी शायद अलग करनी पड़ेगी, कैप्टनसी भी शायद अलग करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा, आपने एक लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि फ़हीम अशरफ को आपने सेलेक्ट किया है श्रीलंका के स्क्वाड में, ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली टेस्ट मैच के स्क्वाड में है और उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, आपने उसको बाहर कर दिया। ये बात भी आपने बिल्कुल सही की है कि फ़हीम अशरफ को इन लोगों ने अभी श्रीलंका वाले स्क्वाड में भी डाला हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने पिछली पॉडकास्ट में भी इस बारे में डिस्कस किए कि ये हमारी प्लेइंग 11 में होना चाहिए, तो इसकी तो पोजीशन बनती थी कि इसको या कैटेगरी सी में रखते हैं, डी में रखते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोलूँगा जलाल के एक बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस इसकी रही है पिछली, आपके मतलब जो स्टैट्स है जो बता रहे हैं कि जो लास्ट जो इसने 2022 में या 21 में जो इसको अगर हम एग्रीगेट करें तो मतलब परफॉर्मेंस इसकी नॉर्मल है, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी कि इसको इन लोगों ने कैटेगरी से ही निकाल दिया। यार जब वो आपके स्क्वाड में आ सकता है और आपकी प्लेइंग 11 में बन रहा है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से कैसे बाहर हो सकता है, स्पेशली रेड बॉल का। जब आपने, ठीक है, फ़हीम अशरफ की मान लेते लिमिटेड ओवर्स में कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, टेस्ट मैच में उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, उसकी भी हैं, इवन शादाब की भी एक दो इनिंग्स हैं, इमाम की भी एक दो इनिंग्स है, आयरलैंड में इन्होंने मैच बचाया था पूरा, मतलब बाकी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा खेला है ये फ़हीम अशरफ, नीचे से 50 मारी इसने 2 बार। लेकिन पॉइंट ये है कि यार टीम में डाल दिया आपने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल रहे, तो उसकी तो कोई लॉजिक नहीं नज़र आ रही। हाँ नहीं, ये बात है कि इसको जैसे स्क्वाड में श्रीलंका वाले और टीम में, तो ये इसको किसी कैटेगरी में रखना चाहिए था, बाकी लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये मैं नहीं इसको इतना कंसीडर करता। फिर रखो ही ना, फिर रखो ही ना स्क्वाड में। एनीवेज रखो ही ना, ये तो बस ही। अच्छा एक और बात आपने यहाँ पे जो की है ना कि वो रमीज राजा बड़े माशाल्लाह बड़े काबिल अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, हमें बड़ा फ्यूचर बड़ा अच्छा नजर आ रहा है पीसीबी का उनकी लीडरशिप में। अच्छा उनके बड़े फेवरेट है मोहम्मद वसीम, मतलब उन्होंने उनको जब उन पे क्रिटिसिज्म हुआ है ना मीडिया की तरफ से वसीम भाई पे, तो मोहम्मद के उसके ऊपर फिर रमीज राजा ने बड़ा उनको ना बैक किया, काफ़ी बकअप किया चीज़, तो हो सकता है कि ये कैटेगरीज चले आगे चलते हैं। नहीं, मोहम्मद वसीम की किस्मत अच्छी है, सारे रिज़ाइन कर गए या छोड़ गए, ये बच गए हैं माशाल्लाह, अच्छे शो करता है, टेम्परामेंट अच्छा है बॉय का। मोहम्मद हसनैन बेचारा अनलकी रहा है, उसके एक्शन का इशू आ गया और वो इस वजह से अब बेचारे को दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह वो आ जाएगा अगले साल।
इमरान बट जो है वो बॉय मतलब स्लिप में कैचेस तो एक बड़े ज़बरदस्त पकड़ते रहे, लेकिन सिर्फ कैचेस ही पकड़ते रहे, बैटिंग ना कर पाए, जिस लिए उनको सेलेक्ट किया था। तो ये ठीक है, चलो इसकी सेंस समझ आती है कि ये बाहर हो गए। एनीवेज उमैर साहब, मैं तो बड़ा, इससे मुझे इख्तलाफ नहीं है कि आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स तो देने थे और शायद T20 के लिए भी आगे देने चाहिए, लेकिन यार जो प्लेयर्स की कैटेगरी असाइन की है और जो प्लेयर मिस आउट कर गए हैं ना, वो पसंद नहीं आया मुझे। देखिए, अगर हम लोग समराइज करें, अगर हम हमारी जो डिस्कशन है जिस पे हम लोगों ने बात की, इसको अगर हम समराइज करें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब हाँ ये कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना है पीसीबी के साथ, एक तो हमारा बना है ना वो क्या कहते हैं, इमामुल हक का, और ये जो वाइट बॉल में उसको कैटेगरी ए में क्यों नहीं रखा। सेकंड हमारा बना है इमाद वसीम, है ना, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। थर्ड हमारा बना है फ़हीम अशरफ, भाई टीम में है तो रेड बॉल में होना चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रेड बॉल में होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप और ऐड ऑन करें इसको, यार नसीम शाह पे मेरा है कॉन्फ्लिक्ट कि उसको पूरी दुनिया जब वाइट बॉल के लिए बुला रही है और शान मसूद को जब पूरी दुनिया वाइट बॉल के लिए बुला रही है, तो आप क्यों नहीं उनको वाइट बॉल में कंसिडर कर रहे, और टेस्ट मैच का क्यों टैग लगा दिया, सिर्फ आपने उनको ट्राई तो करके देखें। और दूसरा भी इशू एक दो थे, वो मैं खुद भूल गया हूँ। एनीवेज मैं कहता हूँ मूव ऑन ही करें, मेरा मूड मेरा मूड खराब कर दिया वैसे देख के, कोई खैर देखी जाएगी। आपको वैसे भी थोड़े बहुत मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसा ऑडियंस भी नोटिस कर रही होगी पिछली पॉडकास्ट तो, वसीम भाई से थोड़े हमारे मतलब नॉर्थ और वेस्ट चल रहा है, नॉर्थ और साउथ चल रहा है यार बस नहीं पसंद किया यार वो अलग, जहाँ कोई थीरी देनी होती है वहाँ फिटनेस का इशू आ जाता है, जहाँ कोई मसला होता है वहाँ कोई और, जिधर फिट करना हो वहाँ कोई और लॉजिक आ जाती है। कंसिस्टेंट रखो ना फिर। एक चीज हम भूल गए, यासिर शाह मतलब आइकन है यार, और वो कैटेगरी डी नहीं डिजर्व। चल छोड़े अगले। Don't try, you're disappearing. No